सर एक एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, प्री से रिलेटेड कि जैसे सर की मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, तो मैं टेस्ट दे रहा था, लेकिन कुछ टाइम से जैसे कि अभी जो रिजल्ट आया पीसीएस का, तो मैंने काफी लोग का इंटरव्यू देखा और कुछ भाई मेरे मिलने वाले भी हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो मेरी उनसे भी बात हुई। तो एक मिथ सा कह लीजिए या फिर एक डर कह लीजिए मुझे, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे कहा कि भाई तुम पहले अपना बेसिक प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो, जब तैयार हो जाए तब टेस्ट देने बैठना। अब सर जैसे तो पहले जो मेरा रूटीन था, मेरा टेस्ट आता था तो मैं लगाता था, चाहे तैयारी हो या ना हो। लेकिन अभी मेरे को कंफ्यूजन हो गया है। तो आपने जैसे टेस्ट सीरीज तो दी होंगी सर, तो आपका क्या रहा था? अब अगर प्रॉपर तैयारी की बात करें तो तैयारी कभी कंप्लीट होती नहीं है। कभी ऐसा लगेगा नहीं जी खुद सर। को कि हमारा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, बस सब केवल पेपर्स लिखने हैं। तो आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं नहीं अभी सर, तो प्री बहुत के अच्छा लिए है मैं कह वो, रहा हूँ, सिर्फ जब प्री के लिए हमारा मॉक टेस्ट। अच्छा प्री के प्री के लिए लिए जो टेस्ट सीरीज, जी जी सर। तो आपने मेजर सब्जेक्ट होंगे उनको तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, तो आप कर सकते हैं। उससे क्या है ना कि आपको गलतियां अपनी पता चलेंगी, और जो टॉपिक छूटा रह गया है जब टेस्ट में आप उसको एनालाइज करेंगे, बाद में आंसर देखेंगे, तो वो टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता जाएगा। फिर जब आप बाद में उसे पढ़ेंगे तो जो गलतियां आपने की हैं तो वो आपको वहां पर याद आएंगी जब आप पढ़ेंगे उसको। तो वो फायदेमंद ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो लगेगा अभी कॉन्फिडेंस डाउन होगा या कुछ और चीजें होगी। नहीं, आप टेस्ट करते रहिए, वो सही है, अच्छा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। दिव्या गुप्ता जी अपना प्रश्न आप पूछ लीजिए। तनु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे मैंने अभी ये 2024 वाला मेंस दिया था, जी। सर क्लियर हो गया था, लेकिन जो मुझे इशू लगा वो ये कि जो वैल्यू एडिशन होता है और जो कीवर्ड्स हम लोग आंसर में यूज करते हैं, सर ये जी। मेरा एंड टाइम तक सही से रिवाइज नहीं हो पाया था। तो सर मेरे जी। नोट्स तो रेडी रहते हैं, पीवाईक्यू भी मतलब सब तैयार, लेकिन सर रिवीजन नहीं हो पाता है। तो जी। इसके लिए मतलब क्या करें? अब रिवीजन के लिए तो यही है कि आपने जितना मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेस के पीछे भागिए मत। आपका जितना आपने जितना पढ़ा हुआ है मेंस के 15 दिन पहले, आप नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो आपने पुराना किया हुआ है उसी को रिवाइज करिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग बताते हैं कि यार यहाँ से पढ़े, तो हम उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं। हमें नहीं भागना है। हमें जो हमारे पास नोट्स है, जो हमारे पास सोर्सेस है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि हो सकता है 20 के 20 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते। 12 से 13 क्वेश्चन तक अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपनी जो हमने पढ़ा हुआ है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से लिखा जाता है। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी सोर्स है, आप उसी को बार बार रिवाइज करिए। नए सोर्सेज के पीछे जब आप नहीं भागेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है। गोल्डी मिश्रा। हेलो सर। हेलो। सर करंट अफेयर्स की मेंस के लिए करंट अफेयर की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? उसके लिए 365 पढ़ना जरूरी है या डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना जरूरी है? उसके लिए क्या करें? न्यूज़पेपर अगर हम लोग हिंदी के हैं, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो कोई हाँ अच्छा सर, ये न्यूज़पेपर है नहीं। प्रॉब्लम। कोई हाँ। अच्छा न्यूज़पेपर है नहीं। अब जनसत्ता भी लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा है नहीं। तो एक एडिटोरियल आया करता है यूट्यूब में सुमित सर का, उसको आप डेली देख सकते हैं। 3 से 4 टॉपिक कवर करते हैं। उसके अलावा मेन 365 तो बहुत अच्छी है। जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इनके लिए आप मेन 365 पर रिलाई कर सकते हैं, वो अच्छे हैं। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था कि आपकी एसए के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? इसके के लिए तो बहुत मतलब कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि मेरा इसे सही शुरू से सही था। उसके लिए अलग से कोई राइटिंग भी नहीं करनी पड़ी थी। मैंने जैसे एक नारायण सर के ही चैनल पर एक पढ़ा हुआ है, तो वो आप उसको देख लीजिए। उनमें सर ने इतने अच्छे से बताया हुआ है कि आपको कैसे अप्रोच करना है इसे को। तो वो उनसे बेटर शायद ही कोई बता पाए। अब मेरा क्या था ना कि मैं जो ऐसे कि मेरी शुरुआत होती है वो जैसे कोई घटना हुई या करंट का कोई इशू चल रहा है, मैं मेरा लगभग टारगेट रहता है कि मैं उसी से शुरुआत करूं। और बाकी जब आप ऐसे को बाइंड अप करें, खत्म करें, तो जो जहां से आप स्टार्ट करते हैं कोशिश करिए उसको लास्ट में ले आइए डिस्कस में। तो आपका ऐसे का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है।
और बाकी ऐसे के लिए आप नारायण सर का एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा, सर से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू सर। मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को भी दोबारा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला जी अनम्यूट कर लीजिए और अपने प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो सर। हेलो। सर जैसा कि आप जानते हैं सर कि पेपर फर्स्ट और पेपर फोर्थ में जो नंबर काफी कम उठता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे क्योंकि एक चीज और भी है सर, पेपर फर्स्ट में आप डायग्राफ या पॉइंट में लिख भी सकते हैं, तो क्या डायग्राफ में लिखना सही है कि पॉइंट वाइज सब जाना सही है, या तो फिर फ्लो में ही लिख कर छोड़ देना? आंसर राइटिंग सबके अलग अलग अपने अप्रोच होते हैं। मेरा क्या था कि मेरा हेडिंग रहता था, उसके बाद सब हेडिंग रहता था। पॉइंट्स भी किसी किसी क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सब हेडिंग नहीं आती या उनका स्कोप ही नहीं रहता, तो आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन मेरा अप्रोच क्या था, ज्यादातर हेडिंग के बाद सब हेडिंग, भले 3 से 4 पॉइंट्स मिले, लेकिन मैं सब हेडिंग का यूज करता था। और मैप आपको वही यूज करना है जहाँ पे जरूरी हो। कुछ लोग केवल कॉपी भरने के लिए यूज कर देते हैं और पूरे पेज में बना देते हैं। आपको केवल राइट साइड में छोटा सा ही मैप बनाना है, और जहां पे जरूरत हो केवल वहीं पे मैप बनाना है। अगर आप जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी मैप बना रहे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर गलत वो सोचे कि नहीं, ये केवल कॉपी भरने के लिए या कुछ और भी। तो जहां पे जरूरत हो केवल मैप का वहां पे यूज करिए, और चाहे पॉइंट से लिखिए या हेडिंग से लिखिए। अगर आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, अच्छे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आनंद जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रीलिम्स के लिए मैं कह रहा था कि जी। अगर जीएस पढ़ा जा रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा जा रहा है, तो अगर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह जब भी हो जा रहा है, इतना गैप हो जा रहा है, फिर उधर पॉलिटिक्स पता चला कि पीछे वाला जो हिस्ट्री वो भूलता चला जा रहा है, इसके लिए क्या आपने क्या रखी? इसके लिए सबसे अच्छा अप्रोच है रिवीजन। आप रिवीजन करते रहिए। आपने जो पिछले हफ्ते पढ़ा है, अगर इस हफ्ते नहीं पढ़े तो संडे कम से कम 2-3 घंटा निकाल के एक बार उसको देख लीजिए। रिवीजन सच्ची कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है। अब मेरा क्या था कि 2024 से मेरा अप्रोच यही था, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना, कम पढ़ना लेकिन रिवीजन करना। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे मेजर सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैंने इसका 10 से 15 बार रिवीजन किया हुआ था। तो भले आपको उस समय लगे कि नहीं मुझे भूल रहा है अगला सब्जेक्ट पढ़ने के समय, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, आपने रिवाइज किया है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो रिवीजन करिए, मैक्स टाइम रिवीजन करिए। और सर करंट के लिए कोई एक मैगजीन बेस्ट, जो सबसे बेस्ट जो आप? उसके लास्ट मंथ में आती है, ये दृष्टि आंख वाली आती है, घटनाचक, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप मेरा क्या था ना कि मैं मंथली जो मैगजीन्स आती है विजन की, मैं मंथली उसको भी पढ़ता था। उसका क्या फायदा है, एक और फायदा है कि आपका मेंस भी साथ में तैयार होता जाता है, तो आप उसको मंथली यूज कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। आर्यन जी, आर्यन कुमार। यस सर। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका यूपीपीसीएस धन्यवाद। में फाइनली सिलेक्ट हुई। और दूसरा यू। सर, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो मुझे इस बार ये लगा कि मुझे यूपीपीसीएस देना चाहिए, और निशान सर को मैं 2022 से जानता हूँ, जी। क्योंकि एक ग्रुप बैच मैंने निशान सर के साथ पहले ज्वाइन किया था, पहले सर पढ़ाते थे वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा कि सर ने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया, अच्छा है। मैं पीसीएस अभ्यास को बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। तो आप जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्किंग मतलब मेरा 9 आवर का शिफ्ट रहता है, तो उसके साथ मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को कर सकता हूँ, क्योंकि एज यू नो सर कि यूपीएससी सेम ही है, बट अभी कुछ समय पहले पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है, पहले ऑप्शनल होता था। तो उसका तो मैं अलग से तैयारी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि साथ में इंटीग्रेटेड दोनों को साथ में लेके मैं कर सकता हूँ, या फिर सिर्फ अभी मैं यूपीएससी पे फोकस करूँ? मेरा भी ऐसा ही था कुछ। मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करी थी, उसके बाद 2023 से इधर फोकस बढ़ा था। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 4 जीएस के पेपर तो सेम ही है, ऐसे ऐसे भी आपका लगभग वैसे ही है।
आपको केवल पेपर 5-6 अलग से करने होते हैं। तो हाँ, आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं अगर आप लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब क्लियर होना पड़ेगा कि हमें यूपीएससी की तरफ जाना है या इसकी तरफ, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है, इसमें पेपर 5-6 पढ़ना पड़ता है और आपके पास थोड़ा है, तो उधर हाँ वो आपकी बात बिल्कुल लग जाइए कि सुनना की बहुत अच्छी तैयारी है। तो अभी तो मेरे हिसाब से विशेष दे रहे हैं कि क्वेश्चन बने हैं पिछले साल से यूपीएससी लेंगे और जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अभी पीछे के पेपर्स भी मैंने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू भी देखे हैं, तो उनका जो पैटर्न है आई थिंक थोड़ा बहुत यूपीएससी से मिलता ही आ रहा है पेपर, इसीलिए हाँ, हाँ। मैंने एक बार पूछा कि अगर मैं इस तरफ रिलाई कर सकता हूँ, तो इसीलिए। बिल्कुल, बस पेपर 5-6 आपको अलग पीसीएस देख सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप पीसीएस के मेंस में लग जाइए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छी सीटें आ रही हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से आप पीसीएस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई है और जिस हिसाब से क्वेश्चंस बन रहे हैं मेंस के पिछले 2 साल से, यूपीएससी लेवल के ही बन रहे हैं। पेपर 4 और में तो वहां तक पहुंच ही गया है, वही लेवल पहुंचा ही दिया है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको अभी एक बार देख सकते हैं यूपीपीसीएस 26 वाला स्पेशली। इसीलिए मैंने आपको देखा, क्योंकि अभी पीछे के पेपर्स भी मैंने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू भी देखे हैं, तो इनका जो पैटर्न है आई थिंक थोड़ा बहुत यूपीएससी से मिलता ही आ रहा है पेपर, इसीलिए मैंने एक बार पूछा कि अगर मैं इस तरफ रिलाई कर सकता हूँ, तो इसीलिए। बिल्कुल, बस पेपर 5-6 आपको अलग से करने हैं, बाकी तो सब कुछ वही है। तो हाँ, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गौरी रितु गोपाल, गौरी जी हैं यहाँ पर? गौरी जी का प्रश्न है सर कि इकोनॉमी के बेसिक के लिए रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए ठीक है ये? सर रमेश सिंह मैंने भी शुरू में ट्राई किया था, बट वो अच्छी नहीं लगी। मतलब बुक्स अच्छी है लेकिन वो थोड़ा समझने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया था कि एक कोई नोट्स किसी एक कोचिंग में मिल गई थी, सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, मैंने उसको पढ़ा था और इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट पे ज्यादा रिलाई किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत वैसे मुझे नहीं लगता कि है। अगर आप सर्वे और बजट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और कोई भी एक नोट्स देख ले रहे हैं तो आपका मेंस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, संतु यादव जी, दिव्यांशु यादव यहाँ पर है? नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग मेंस के नोट्स के लिए है सर। जैसे कमीशन ने जो अपना सिलेबस डिजाइन किया है, क्या हमें उसका पॉइंट टू पॉइंट मतलब बिंदुवार नोट्स बनाने चाहिए, या जिस तरीके से पीवाईक्यू जो मेंस में पूछ चुका है, मतलब उनको बेस बना के सिर्फ पीवाईक्यू के इर्द गिर्द हमें मेंस के नोट्स तैयार कर लेने चाहिए? अब जैसे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है वो हर पेपर के लिए नहीं फॉलो होता। जैसे कि मैंने एथिक्स के लिए ये काम किया था, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ही दिया हुआ है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो उसमें आप क्या पॉइंट्स हैं आपके पास नहीं है, तो वो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना सकते हैं। जैसे एथिक्स में बना सकते हैं आप, बना सकते हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बना सकते हैं आप, सोसाइटी के टॉपिक दिए हुए हैं कुछ, जैसे क्षेत्रवाद हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, तो जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है वहां पे आप बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक जनरल लाइन दी हुई है, जनरल सिलेबस दिया हुआ है, वहां पे आपको सब चीज साथ में लेकर चलना पड़ेगा, लिंकअप करना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी देखने पड़ेगा। सर इनकेस हड़प्पा से क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू पूछ चुका है, तो मतलब एक तो उसने जो पूछ दिया है, तो क्या हमें उसकी थीम बना के सिर्फ उसी बेसिस पे नोट्स अपने तैयार नहीं कर लेने चाहिए? हाँ, ये जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे थीम रिपीट होती है हर साल, आधे क्वेश्चन पुराने ही रहते हैं, लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। तो आप पीवाईक्यू अगर उसके हिसाब से थीम के हिसाब से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो गया आपका। जैसे कुछ टॉपिक स्टैटिक वाला पोर्शन रहता ही रहता है, तो आप उस पर थीम वाइज नोट्स बनाइए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। रेनू साहू जी। रेनू साहू जी, अपने प्रश्न पूछ लीजिए यहाँ पर। तो उनका भी प्रश्न वही है, इकोनॉमी के लिए था मुझे लगता है, तो आपका प्रश्न यहाँ पर हो गया कवर। आरती यादव मैम।
आप एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को और अपने प्रश्न पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए और प्रश्न पूछ लीजिए। सर हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन पीटी का करंट अफेयर्स के लेकर है कि सर मैं अभी तक सर जीएस पे ही फोकस कर रही हूँ, मैं करंट का कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। तो सर क्या आई दृष्टि कवर हो जाएगी एग्जाम टाइम या फिर मंथली वाली मैगजीन कवर करें? आज दृष्टि हाँ कवर कर सकती है प्री के लिए, लेकिन अगर आप मंथली अगर आप लेके चल रहे हैं साथ में जी तो क्या है ना कि आपका मेंस के टॉपिक भी तैयार होते जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा अभी टाइम है बहुत प्री के लिए, 6 दिसंबर है, तो आप मंथली वाली भी स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट मंथ में जो आई दृष्टि की आती है आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और बाकी सर के यूट्यूब पे लास्ट में करंट अफेयर्स के लिए कई मतलब वीडियोस रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब अलग करके, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। वो लास्ट मोमेंट के लिए बहुत बहुत हेल्प रहती है उस पर। सर लेकिन पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सर पूरी मंथली करंट मैगजीन कवर की थी और लास्ट टाइम पे आई दृष्टि भी कवर करने के चक्कर में मेरा जीएस नहीं रिवीजन हो पाया, तो पीटी नहीं निकला था। और सर मैं मंथली अगर आपने जैसे किया था, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता तो फिर आपको मेंस में उसका फायदा दिखता, जरूर से दिखता। और हाँ आपने आज हिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट में? हाँ सर पढ़ी थी, सर ने यूट्यूब पे पढ़ाया था, सर से ही पढ़ा था। लेकिन तब सर मैं इस मतलब सर मैं बेसिक में टीचर हूँ, तो सर मुझे टाइम का इशू रहता है, जी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बार सर करंट को मैंने टच ही नहीं किया, अभी तक मैं जीएस ही पढ़ रही हूँ। मुझे बाकी लगता सर है अपनी लाइफ में संहिता ज्वाइन कर लिया है हाँ मेंस के लिए। फिर संहिता आप साथ में लेके चलिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करिए आधे घंटे ही डेली करंट के लिए निकालिए, लेकिन निकालिए। उससे क्या होता है ना, जो घटनाएं चल रही हैं अभी वर्ल्ड में या भारत में कहीं भी, उससे आपका लिंकअप एक बना रहता है। फिर जब मेंस के बाद आप उस मेंस के बाद अचानक से जब तैयारी करंट को लेके स्टार्ट करती हैं तो लगता है कि अरे ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, इतनी चीजें आ जाती हैं कि फिर वो चीजें ओवरबर्डन हो जाती हैं। तो आप भले आधा घंटा देखिए, लेकिन उसको देखते रहिए तो माइंड पे चीजें पहले से क्लियर रहती हैं कि नहीं, हमने 8 महीना पहले पढ़ा था, वो चीज हुआ था। तो आज आप जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से आप उसको लिंक कर पाएंगे। तो आधा घंटा समय ही निकालिए, लेकिन उसको निकालिए। जी थैंक यू सर। रजनीश मिश्रा जी। रजनीश मिश्रा जी। जी सर। हाँ प्रश्न पूछिए। सबसे पहले सर आपको बधाई हो। थैंक यू सर। आपने बेसिकली 2-3 क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए हर चीज टाइम के रिलेटेड में है कि कितना टाइम लगेगा वो ज्यादा मैटर है। तो पहला क्वेश्चन सर अपना है, जैसे मेन सिलेबस हम जो शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं और प्लस आंसर राइटिंग, तो एक तो क्या कि सोर्स कौन सा फॉलो करें, सोर्स से ज्यादा सर कितना टाइम लगना चाहिए, मतलब एक सामान्य आदमी को जो वर्किंग नहीं है। अब जैसे अगर आप 4 से 5 घंटे भी निकाल पा रहे हैं डेली के लिए तो सफिशियंट है। हमारे पास टाइम भी इस बार अच्छा खासा टाइम पहले से मिला हुआ है। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनती है। हिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं, अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है। बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री अगर आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है तो उसके शॉर्ट नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। और शॉर्ट नोट्स उस सब्जेक्ट की बनाई जाती है जो मतलब थोड़ा सा कम हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी आप बना लीजिए। वो उससे क्या होता है ना कि जब लास्ट में जब एग्जाम आता है तो हमारे पास प्रेशर नहीं पड़ता। हमें रहता है मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग से प्रेशर नहीं रहता। हमारे पास 10 पेज में सोसाइटी के नोट्स है, हमने उसको पढ़ लिया, आधे घंटे में हमारा रिवीजन हो गया। हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स है, हमने 20 से 25 मिनट में उसका रिवीजन कर लिया। तो अपनी सुविधा के अनुसार जैसा जो सब्जेक्ट आपका मजबूत पक्ष है उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम मेंस के पर्पज से अनअवॉइडेबल कर सकते हैं कि हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब वो अवॉइड किया तो फेल? सबसे पहले तो आंसर राइटिंग है। अगर आपकी स्पीड में थोड़ा सा भी इशू है तो आप डेली कम से कम 2 से 3 आंसर लिखिए। और इसके अलावा सर पेपर तो वहाँ कंप्लीट हो जाता था पूरे पेज, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आपने जैसी कॉपी वहां लिखी थी अगर वैसी एक कॉपी, ताकि मतलब ये आइडिया लगे कि जैसे अपनी जो राइटिंग हैंड राइटिंग खराब हो रही है
वो उस किस लेवल तक खराब हो रही है जो टॉपर्स लिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज तो सबका आता है, बट हाँ रिलेटिवली कितना डिफरेंस बचा है वो थोड़ा सा। ठीक, मैं सर को भेज और दूंगा। सर जी जी सर। जी और सर ये जो सर का बैच है PYQ संहिता, मैंने ज्वाइन भी किया है। मतलब जी मोटा क्वेश्चन ये है सर कि अगर 18 से 25 का जो हमारे पास PYQ है, उसके हमने अपने खुद के मतलब वो बना लिए, मतलब क्वेश्चन आंसर, और उसको हमने रट लिया है, तो कितना सिलेबस या जो पेपर एक्चुअल में आएगा DDA में, कितना परसेंट मोटा मोटा हम उससे समझ सकते हैं कि इतना हमारा लगभग कवर हो गया अगर हमने ये 18 से 25 का PYQ मिस फुल फ्लेज्ड रेडी कर लिया तो? हाँ, तो जैसे कि अगर आप पेपर 3 में उम्मीद करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कम वेटेज रहेगा, लेकिन पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर 4 में PYQ संहिता आपको बहुत काम आएगी। और इसके अलावा जो पेपर 4 के लिए साथ में आप UPSC के भी 2013 से लेकर 2013-14 से शायद आया था, उससे लेकर अभी तक के पेपर 4 के लिए कर लीजिए PYQ UPSC के, क्योंकि जो एथिक्स के क्वेश्चंस हैं वो लगभग UPSC लेवल के ही आ रहे हैं। तो उसके और इसके अलावा पेपर 1-2 में सर के जो हाँ, PYQ इस बार संहिता तो चल बढ़ा रही दीजिएगा। है, जी, पेपर 1-2 में सर की जो जी PYQ संहिता चल रही है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 में तो बहुत ज्यादा थीम रिपीट होती है, बहुत ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको एकदम नए मिलेंगे, बाकी सब पुराने थीम पे ही मिलेंगे। और सर एक इशू और आता है, मतलब क्वेश्चन तो एक्चुअली ये है कि 8 मार्क में मिनिमम कितने पॉइंट लिखने हैं और 12 मार्क में कितने लिखने हैं। पर्सपेक्टिव ये है सर कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक हेडिंग दो, उसको 2-4 वर्ड में इलेबोरेट करो, देन एक एग्जाम्पल, इस तरीके से करने से सर पॉइंट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो मतलब आप कितने लिखते थे एक्चुअल पेपर में पॉइंट्स? मेरा जैसे अगर मेरा पॉइंट्स वाइज जैसे कोई आंसर रहता था तो मैं कोशिश करता था कि जैसे 8 मार्कर का है तो उसमें कम से कम 8 पॉइंट्स आ जाए, 12 मार्कर का है तो 12 पॉइंट्स आ जाए। इसके अलावा मेरा मतलब ज्यादातर अप्रोच था उसका सब हेडिंग हेडिंग और सब हेडिंग का मैं यूज ज्यादा करता था। तो उसमें आपके 7 से 8 पॉइंट्स भी बन जा रहे हैं, 7 से 8 सब हेडिंग भी बन जा रही है 12 मार्कर के लिए, तब भी वो बहुत अच्छा है। और जी 8 मार्कर के लिए अगर आपके 5 से 6 पॉइंट सब हेडिंग भी बन जा रही हैं तो भी अच्छी है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखे तो पॉइंट वाइज थोड़ा सा ज्यादा जा सकते हैं, और सब हेडिंग में हमारे पास स्कोप कम रहता है, जगह कम रहती है, तो उसमें कम हो सकता है कुछ। 12 मार्क में कितना चल जाएगा सर? अगर पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं पॉइंटर तो हाँ सर। एटलीस्ट 12 हाँ रखिए, सर। 12 रखिए। ओके, फिर 8 और 12। हाँ, और अगर सब हेडिंग रखते हैं तब सर? सब हेडिंग में कुछ कम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सब हेडिंग लिखेंगे उस पर फिर 2 से 3 लाइन लिखेंगे, तो उस पर आप कुछ कम कर सकते हैं, वो कम चलेगा उस पर। जी सर। सर ये टाइम फ्रेम जैसे आपने बोला कि सबका नहीं बनाना है नोट्स, तो किसका हम्म किसका अनअवॉइडेबल है कि ये बनाना ही है मेल्स का 1 पेजर नोट जिसको हम बोलते हैं? मैंने क्या किया था ना कि मैंने पेपर 5-6 के लिए मार्केट में बहुत अच्छी मुझे बुक मिली नहीं, मैंने 1-2 पढ़ी लेकिन किसी में सब कुछ कंप्लीट हो नहीं रहा था, तो मैंने 2 कोचिंग के जी नोट्स सर। लिए। उसके अलावा मैंने गूगल AI का यूज करके उसमें पेपर 5-6 की कंप्लीट नोट्स बनाई हुई है। जैसे पेपर 6 की मेरी लगभग 90 पेज की है, और पेपर 5 की 120 से 130 पेज की है। उसके अलावा मुझे पेपर 5-6 में कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। 2025 का मेंस भी था, तो मैंने उसी को केवल पढ़ा हुआ था, हालांकि मैंने एग्जाम नहीं दिया फिर। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पेपर 1 में आपका सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पेपर 2 में आपका गवर्नेंस वाला हिस्सा हो गया, उसकी थोड़ी सी नोट्स बना लीजिए, और पेपर 3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसकी भी नोट्स बना लीजिए। ओके सर। मतलब ये पॉइंट वाइज है, बाकी पेपर 5-6 का पूरा, 4 का भी पूरा बनाना ही है नोट्स या नहीं? हाँ, 4 का तो पूरा नोट्स बनाना है, पूरा मतलब सिलेबस ही उसमें कवर करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई बहुत अच्छी किताब एथिक्स की है नहीं जिसमें आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाए। अगर आपने अपने से बना के रखा हुआ है तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आप कई बार रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि पेपर 4 में क्या होता है ना कि हमें स्टार्ट करना ही सबसे टफ लगता है। हम जो डिफिनीशन याद करके जाते हैं वहाँ याद ही नहीं आती कौन सी डिफिनीशन लिखते सब अपनी इच्छा से ही है, बाद में सब इधर उधर हो जाता है। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो चीजें वहाँ पे याद आ जाती हैं। जी सर। पेपर 4 का तो सर मैंने वैसे बना लिया है। और सर ये हम्म जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था वो कॉपीज कि एक बार आप शेयर करिएगा, मतलब उस स्पीड से जो 3 घंटे में आपने लिखी हो, एक हाँ हाँ, आइडिया बिल्कुल लगेगा कि, क्योंकि कभी न कभी फिर रैंक 1 आएगा हिंदी मीडियम से भी, नहीं तो अभी तक तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा। थैंक यू सर। बबीता सिंह जी।
बबीता बबीता सिंह, पूजा कुमारी। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम। हेलो। हाँ मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी। मेरा मेंस की घटना चक्र की जो बुकलेट्स आती हैं वो कितनी यूजफुल है नोट्स बनाने के लिए? मेंस के लिए? हाँ, मेंस की जो घटना चक्र की बुकलेट्स आती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, सारे पेपर्स की आती हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। मैंने तो उसको नहीं पढ़ा था, तो मैं ना उसको देखा है, तो बता नहीं सकता कितनी यूजफुल है। तो अब इसको मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं। और कुछ अगर आप पूछना चाहें। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, चैट जीपीटी का यूज हम किस तरह से और कितना कर सकते हैं और वो कितना सही है? आंसर इवैल्यूएशन में कितना यूजफुल है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का नोट्स मेकिंग से लेकर आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज में आप यूज कर सकते हैं। और पहले मैं नोट मेकिंग की बात करूंगा। जैसे कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका पीपीबी मॉडल हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब को लेकर जब मैं नोट्स बनाता था ना, तो क्या रहता था कि देखना है कि वर्ल्ड में कौन से बेस्ट मॉडल चल रहे हैं जिनको हम अपने सजेशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप चैट जीपीटी को कमांड करेंगे कि एजुकेशन का बेस्ट बेसिक मॉडल बताइए। तो जैसे कि एजुकेशन का रैपिड मॉडल है, यूनेस्को का है। मैंने उसको पेपर 1 में भी कोट किया था, पेपर 2 में भी कोट किया था। और इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल ट्रैकिंग का हो गया, और ट्रैक मॉडल हो गया, तो मतलब हर टॉपिक का आप एक एक बेस्ट मॉडल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए आप जब आंसर राइटिंग आप करती हैं, उसके अलावा आप उसको चैट जीपीटी पे अपना आंसर अपलोड करिए। आप उससे बोलिए कि इसको चेक करें इतने मार्कर में, और उसकी कमियां बताएं और उसकी अच्छाइयां बताएं, तो सजेशन बहुत अच्छे देता है। तो आप उस पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके सर, जो इवैल्यूएशन देता है वो ठीक होता है? हाँ, आपको कम से कम एक अगर कोई चेक करने वाला नहीं हुआ तो एक ओवरव्यू तो मिल जाता है ना। और वो 2-3 पॉइंट्स इतने अच्छे बता देता है कि आप इसको इसको यूज कर सकते हैं। तो उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर कोशिश करिए कि आप जब नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे आंसर लिखें तो आप उसका यूज कर सकें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, अगर आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं तो अगर कमेंट में डाल देना, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस आए थे लगभग सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अंकित सर, देखिए मेरा भी यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न है। जैसे आपने प्रिपरेशन के बारे में इतनी सारी बातें बताई जी, आपके क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है? 6 दिसंबर को हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है। अभी से हमको प्रीलिम्स मेंस में क्या बैलेंस रखना चाहिए? पेपर्स प्रीलिम्स के लगभग एग्जाम देने से पहले कितने टेस्ट पेपर हमको लगा लेने चाहिए? मेंस के कितने क्वेश्चंस लगभग हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? एक इसका मोटा मोटा आइडिया आप जरूर दीजिएगा। सर अभी 6 दिसंबर को शायद प्रीलिम्स है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो अभी हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ में लेकर चलिए। और अगर किसी को राइटिंग में मतलब लग सकता है कि हमें स्पीड की प्रॉब्लम आ सकती है, तो अभी से अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और ये कम से कम अगस्त तक उनको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद 2 महीने के लिए आप छोड़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टेस्ट पेपर की, तो टेस्ट पेपर मैक्सिमम लगाने चाहिए, कम से कम 50 से 60 टेस्ट पेपर जरूर लगाने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, हमारा कंप्लीट है, अब इससे आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, मेरे 13-14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये हम लोग भी जोड़ के यही चलते ही थे। लेकिन जब हम उसको वहां पर जब सॉल्व करते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। जब आप टेस्ट पेपर ही लगाते हैं तो आपकी गलतियां यहीं पे आपको समझ में आ जाती हैं। फिर वो ओरिजिनल एग्जाम हॉल में गलत नहीं होती है वो, ये मैंने देखा है, मेरे साथ यही हुआ है। तो टेस्ट पेपर अभी से कम से कम वीकली एक टेस्ट पेपर जरूर लगाइए, मार्केट में बहुत है। तो आप खरीद सकते हैं, वहां से भी लगा सकते हैं। सर का चल रहा है पीवाईक्यू संहिता, और भी टेस्ट पेपर है, टेस्ट सीरीज है, आप उसको कर सकते हैं। और टेस्ट पेपर जरूर से जरूर लगाइए इससे। और आजकल क्या है ना कि जो 2023 से अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर अब नहीं आ रहे हैं, बहुत डिटेल से आ रहे हैं। तो 2 घंटे में हमें उसको कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी चुनौती हो गया है पिछले 2 साल से। तो अगर आप टेस्ट पेपर वैसे ही लगाएंगे तो फिर एग्जाम हॉल में वो प्रेशर, टाइम का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो हाँ, टेस्ट पेपर
मैक्सिमम लगाइए। इसके अलावा अपने फंडामेंटल्स मजबूत करिए। घटना चक्र पढ़िए, सब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो आप अपने बेसिक्स, उसके लिए बुक्स जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्री के साथ मेंस में भी आपके लिए काफी सहायक रहेगा वो। अंकित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राघव यादव जी का, कि मेंस में आंसर लिखने के लिए किस पेन का यूज आपने किया था? सर मेरा एक डोम्स का आता है 0.7 mm थिकनेस का, सर मैंने उसका यूज किया हुआ था। अच्छा, एक साक्षी वर्मा जी का भी कुछ क्वेश्चन है। साक्षी वर्मा जी। हेलो सर, नमस्ते। हेलो नमस्ते। सर ये है कि अभी जो बच्चे शुरुआत किए हैं, लगभग 1-1.5 साल उन्हें हो गया है। जैसे पिछली बार था, मैंने 25 से स्टार्ट किया था, तो मैंने उस बार का प्री भी दिया था, लेकिन मैं पूरा मेंस का भी सिलेबस फिनिश नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया था। तो कुछ कमियां थी कि मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई थी, तो प्री में भी 10 से 15 क्वेश्चंस का गैप रह गया था। तो मैं अभी जैसे एग्जाम भी लेट में है, तो अभी मैं सोच रही हूँ जितना भी सब्जेक्ट मतलब बचा है मैं उसको फिनिश कर लूँ। तो थोड़ा ये रहता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ तो उसमें अगर 10 से 15 आंसर्स मैं लिख ले रही हूँ, पर जैसे होता है ना कि थोड़ा रहता कि लग रहा है वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा देख लेंगे होता। तो सर जो नए बच्चे हैं, अभी लिख रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, तो उनको आपको क्या सजेशंस रहेगा? स्टार्टिंग में रहता है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं आते हैं, भूल जाते हैं, 2-3 पॉइंट्स के बाद वर्ड्स मिलते नहीं, हमारे पेन रुक जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था 3-4 साल पहले, तो मैं क्या करता था ना, जो PYQ रहते थे उनको एक बार पढ़ने के बाद सेम वही आंसर लिखता था। आपको लिखना है कैसे भी लिखिए, आप पढ़ लीजिए, 5 मिनट पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको लिखने का प्रयास करिए। लेकिन जब आप लिख लेंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जब आपके लिख जाएंगे, उसके बाद फिर आपका पेन नहीं रुकेगा, आप अच्छा लिखोगे। तो डरना नहीं, हमें लिखते रहना है। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, देखना पड़े आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम घर पे कर रहे हैं, हमें केवल आंसर राइटिंग करनी है। अब लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आ जाएंगी, फिर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप बस लिखते ही रहिए। और सर ऐसी कौन सी गलतियां जो मैं अभी स्टार्टिंग में ना करूं जिससे मुझे लंबा टाइम लग जाए? सर प्लीज इसके लिए तो कुछ बताइए। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, कि सब लोग से सजेशंस लेते हैं, तो 2 बुक्स इन्होंने बताया, 2 बुक्स उन्होंने बताया, तो बहुत इतना ढेर सारा कंटेंट हो जाता है, हम उसी में उलझे रहते हैं। सबसे पहले अपने कंटेंट को, रिसोर्सेज को एकदम, और जितना संक्षिप्त आप रख सकें, जितना कम रख सकते हैं, जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना रखिए। उसके अलावा बार बार मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। आप कितनी बार भी रिवीजन कर सकती हैं, आप उतनी टाइम रिवीजन करिए, तो उसी से एग्जाम्स निकलते हैं। और सर आप अपनी मेंस की कॉपी एक बार सर को दिखा दीजिए। ठीक ठीक। थैंक यू सर। अच्छा अंकित जी, ना कुछ क्वेश्चंस और हैं हिंदी मीडियम को लेकर के। जैसे कि हिंदी मीडियम में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो इंग्लिश के कीवर्ड्स को क्या हम यूज कर सकते हैं? कुछ तो एक्रोनिम्स होते हैं, जैसे कि UN हो गया, USA हो गया, ये तो यूज किया सकते हैं, बाकी इंग्लिश के टर्म्स को यूज करना नहीं करना, क्या आपका ओपिनियन इस पे? और सर मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने 2024 में मेन एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग किया था, सर इंग्लिश के कुछ शब्द को आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ लंबे, जैसे मैंने बताया, मैंने यूनेस्को का रैपिड मॉडल यूज किया हुआ था, उसका सब वर्ड्स का अलग अलग फुल फॉर्म था। तो सर मैंने उसको कंप्लीटली पूरा इंग्लिश में ही लिखा था। मैंने रैपिड को गोला बनाकर 5 जो है एरो कर पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में ही लिखा था। तो जहाँ पे हमें लगे कि नहीं, मतलब इंग्लिश, मतलब हमारा आंसर अच्छा हो सकता है इंग्लिश में लिखने से, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हो सकता है गलत इफेक्ट पड़ता हो, लेकिन मेरे लिए काम किया है, तो अगर आपको जहाँ पे जरूरत लगे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम में एक कंसर्न और होता है कि वो जो ऊपर सीधो रेखा रहती है, क्या वो खींचना अनिवार्य होता है? सर अगर उसे खींच पा रहे हैं तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉपी हमारी अच्छी लगने लगेगी, सुंदर दिखेगी। सर मेरा तो ये रहता था, आंसर भी कंप्लीट होता था, और मैं सीधो रेखा, मात्राएं वगैरह सब कुछ मेरी अच्छी सी, तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू आया नहीं। और क्या आपने 2 कलर के पेन यूज किए थे, ब्लैक और ब्लू कलर के पेन? नहीं सर, सिंगल, केवल ब्लू। अच्छा, साक्षी वर्मा जी का प्रश्न है कि सर साइंस एंड टेक में हिंदी इंग्लिश वाले कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा इशू आता है। ठीक है, सर ने बता दिया कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हो, सर ने किया है, तो भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा जो ये एक सेशन था, ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अंकित जी बहुत मतलब भाई ऑब्वियसली रिजल्ट निकलने के बाद से लाइफ बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती है। मैं सर का लगातार देख रहा हूँ भाई, अपना कहीं यहाँ जाना है वहां जाना, लगातार चेन लगी हुई है।
सर ने समय निकाला है और आप सबको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को समझो, उन पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट करो, ताकि अगले साल जब रिजल्ट निकले तो मैं आप में से बिठा करके यहाँ पर एक सेशन कंडक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अंकित जी बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, यहाँ पर आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि लगातार हम लोग ऐसे जुड़ते रहेंगे, तो जो गाइडेंस है वो आप प्रोवाइड करते रहो। तो बाकी रमन सर, हाँ सर आपने सर से पूछा था कि मिनिमम मेंस के कितने क्वेश्चन लिखने चाहिए। आई थिंक सर रह गया, तो अगर ये क्लेरिफाई हो जाता। मिनिमम कितने क्वेश्चंस मेंस के लिखने चाहिए? यस सर, टू क्लियर द मेंस, कि कम से कम इतने क्वेश्चन लिखने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि हम उस पोजीशन में। क्योंकि सबका इसमें अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा क्या था कि तो मैंने प्री की पहले आंसर राइटिंग करी ही नहीं, लेकिन जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंप्लीट आंसर नहीं हो पा रहे हैं, उसको तो डेली आंसर राइटिंग कम से कम करनी ही चाहिए। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डेली लिखना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एकदम क्लियर है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, तब आप थोड़ा कम भी आंसर राइटिंग करेंगे, वीकली बेसिस पे करिए या वेट कर सकते हैं प्री तक का। तब भी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब उसके लिए कोई एक अप्रोच शायद सही नहीं होगा। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कुछ मोटा मोटी आइडिया 1500, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कई लोग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो आप जितना क्वेश्चंस लिखेंगे आपके आंसर उतने अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप लिख सकते हैं, आप जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं आप उतना लिखिए, वो फायदा ही रहेगा। उसका आंसर राइटिंग का कभी नुकसान नहीं होगा, वो फायदा ही रहेगा। लेकिन और चीजों को भी साथ में लेते हुए कि और चीजें पीछे ना छूटने पाए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जैसे अगर समझो सर का जो पीवाईक्यू संहिता है, अगर हम केवल उसी की बात करें, या यूं हम कहें कि 18 से 25 का पीवाईक्यू है, अगर किसी ने सिर्फ उतना पढ़ा आगे पीछे का हटा के, ओनली पीवाईक्यू संहिता है या 18 से 25 का पीवाईक्यू, तो कितने नंबर्स वो एक्सपेक्ट कर सकता है? मतलब पास फेल तो बात की बात है, कि वो जो 1500 का जो मेंस है अपना, उसमें से सिर्फ पीवाईक्यू की बेस पे उसने अच्छे से तैयार किया हुआ है कि अगर पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आता है तो वी कैन राइट, तो हम कितने नंबर मान सकते हैं कि रफली आ सकते हैं? भले वो आदमी पास नहीं होगा, वो अलग मैटर है। बहुत जगह लिख सकते हैं कि 50% आपका मेंस आप लिख लेंगे, अच्छे से क्वालिटी वाला मेंस रहेगा वो। ओके, मतलब मींस 50% सिलेबस कवर हो जाएगा थ्रू पीवाईक्यू। हाँ बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। मेरा भी क्वेश्चन है GS 6 से। जी सर GS 6 जैसे काफी डायनेमिक है, और सर देखा भी गया कि पहले मार्क्स कम आए बच्चों के जब स्टार्ट हुआ था। जी तो सर आपने वो किस वेबसाइट से, मतलब कैसे गवर्नमेंट साइट से आपने हेल्प लिया? क्योंकि न्यूज़पेपर में भी यूपी का न्यूज़ नहीं अच्छे से निकलता है, मिलता नहीं है करंट अफेयर। यूपी गवर्नमेंट की साइट से उनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्विटर यूज करती होंगी तो उसमें यूपी गवर्नमेंट का 3 से 4 पेजेस हैं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। उनमें क्या रहता है ना कि इमेज में दिया रहता है गवर्नमेंट की उपलब्धियां जो भी रहती हैं, वो डेली 2-3 देते रहते हैं। तो जो हमें सही लगे हम आंसर में उनका यूज कर सकते हैं। अपनी नोट्स में लिख लीजिए, फिर आंसर में आप उसका यूज करिए। इसके अलावा गूगल का आप यूज करिए। गूगल में जैसे कोई टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं तो आप गूगल को या AI का यूज करिए। उसको कमांड दीजिए कि इस टॉपिक पे जो करंट में गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम चल रही हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सर एक और भी चीज़ था, जैसे हम जब नोट्स बनाते हैं तो जैसे हमारे पास अभी जो डाटा रहेगा 2023 या 24 का 25 का रहेगा, हम मान लीजिए जब पेपर दे रहे हैं 2027 में मेंस लिख रहे हैं, तो क्या हमें अपना डाटा अपडेट करना होगा या 2 साल पुराना डाटा भी हमारा वैलिड रहेगा? अपडेट करिए, क्योंकि अपडेट करेंगे ना तो आंसर और अच्छा होगा और एग्जामिनर को लगेगा कि ये लगातार अपडेट किया हुआ है सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना डेटा है, नया नहीं याद आ पा रहा है, तो आप पुराने का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ईयर मेंशन करते हुए कि 2023-24 के अनुसार ऐसा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे ये जानना था कि आपने बोला आपने साइंस का नोट्स बनाया था। साइंस का नहीं, साइंस का मैंने नहीं बनाया था सर। वो अच्छा, वो प्री के लिए। यस सर। तो सर आपने वो कैसे रेफर किया था? NCERT लूसेंट या कैसे नेट से कैसे हेल्प लिया था आपने? प्री के लिए मैंने क्या किया था ना, जो PYQ की नोट्स है वो बनाई हुई थी। उसके अलावा एक पीसीएस मंत्रा की आती है बुकलेट, केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स, तीनों अलग अलग आती है, 30 से 40 पेज की है। तो वो काफी अच्छी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर,
नमस्ते सर। हेलो, मेरा नमस्ते। भी एक प्रश्न है सर। जैसा कि आपने कहा कि घटना चक्र मैंने नहीं पढ़ा था, दिक्कत जी हुई थी, तो सर जी इसके लिए क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं? पीवाईक्यूज को कैसे कर सकते हैं? पीवाईक्यू मैंने पीसीएस के लिए पीवाईक्यू पढ़ा हुआ था, जो 20 साल का पूरा पीसीएस में पीवाईक्यू आया था। मैंने उसकी बुक यूथ कंपटीशन की शायद आती है, वो मैंने उसको कई बार पढ़ा हुआ था। और इसके अलावा मैं बुक्स जो बेसिक बुक्स हैं और एनसीईआरटी है, घटना चक्र की तुलना में मेरा फोकस उन पे ज्यादा था। जी। और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मतलब मेंस के लिए कोई मैंने कोचिंग नहीं करी है, कोई फाउंडेशन कोर्स भी नहीं किया है, जी, नोट्स नहीं है, तो क्या डायरेक्ट आंसर राइटिंग कर सकते हैं? अगर आपने जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया मेंस के लिए, पर कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग की नोट से या कहीं से भी, तो उस सब्जेक्ट पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल। सर बुक पढ़ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हुआ, जी। लक्ष्मीकांत हुआ, पढ़ने में ठीक लगता है, लेकिन जब नोट्स बनाने की बारी आती है तो नहीं समझ आता है कैसे उसको नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर जो कि आंसर राइटिंग में हेल्प करे। तो आप एक काम कर सकती हैं, जो पीवाईक्यू संहिता बैच सर का चल रहा है, या पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं पेपर वाइज, आप उससे नोट्स बनाइए, या केवल उसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, या उसी से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम्स हो गए और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, इन पे नोट्स बनाना बहुत टफ हो जाएगा। 700-800 पेज की लगभग बुक्स है, तो उस पर जी। हिस्ट्री के आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री की आप बना भी सकते हो। तो हिस्ट्री अगर आपने एक बार समझ लिया, पढ़ लिया, तो हो सकता है कि हमें सारे पॉइंट्स ना याद आए, लेकिन हमें 2 से 3 पॉइंट्स भी याद आ पा रहे हैं किसी टॉपिक में, तो आप उसका अच्छा आंसर लिख सकते हो। और सर ये बताएं कि पॉलिटी और आईआर के लिए जो विजन 365 आती है, वो कब से सर लेना होता है? कब से स्टार्ट करें? मतलब किस मंथ का या फिर ईयर वाइज होता है? कैसे इसको लेना है, समझ नहीं आ रहा है। जो 365 होता है वो तो ईयर वाइज ही आता है। वो जब मेंस यूपीएससी का होता है, उससे 1.5 से 2 महीना पहले आती है, तो वो मंथली आती ही नहीं है। तो सर जैसे मान लीजिए 2027 में मेंस देना होगा, तो उसके लिए कब लेना है इसको, कब इसको ले सकते हैं? और 27 का मेंस देना है अगर आपको, तो अभी क्या है ना, आप मंथली में, अगर आपके पास टाइम है, तो मंथली मैगजीन जो विजन की आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या है ना कि आपकी समझ भी बढ़ेगी और मेंस का थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी तैयार होता रहेगा। और फिर जब लास्ट में, जब मेंस का एग्जाम हो, तो सही है। क्रॉनिकल क्रॉनिकल मंथली करते हैं। क्रॉनिकल भी अच्छी है। बुक्स और नोट्स और ये मैगजीन सब अच्छी होती हैं, सब में कंटेंट आप देखेंगे लगभग 90% सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग रहता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जिसकी भी भाषा समझ आए, इजी लगे, आप उसको उठा लीजिए। जी। और सर ये पेपर 5 और 6 के लिए नोट्स कैसे बनाए, किस बुक को रिफर करें? पेपर 5 एंड 6 के लिए मैंने जो किया था, वो एक पीडब्ल्यू की आती है और एक यूपी पीसीएस 1 की आती है। मैंने 2 को लिया हुआ था, लेकिन दोनों में कंप्लीट नहीं था। फिर मैंने एआई का भी यूज किया, तीनों को मिला करके एक कंबाइंड नोट्स बनाई हुई है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका कोई चैनल है टेलीग्राम वगैरह पे अभी तक बनाया आपने ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई चैनल नहीं। मैं सर को जितनी भी मेरी शॉर्ट नोट्स हैं या पेपर 5-6 की नोट्स हैं, मैं सर को भेज दूंगा, और सर आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर आप लोग को जैसा भी उसमें समझ में आए, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। जी जी, उतना ही चाहिए बस। थैंक यू सर। और सर आप म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंकित जी, मैं मतलब प्रॉपर उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार जुड़े रहोगे, तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अंकित सर हैं यहाँ पर, आपके जो भी कंसर्न होंगे, डाउट्स होंगे, आप हम पूछ सकते हो डायरेक्टली। अभी नहीं, सेशन हम लोग लगातार करते रहेंगे, हर 10 दिन पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे, जब भी समय मिलेगा सर को एक सेशन किया जाएगा, तो आप लोगों के जो डाउट्स बच जाएंगे उनको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है अंकित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में जुड़ने के लिए, और फिर आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हो, ठीक है, पीवाईक्यू संहिता में क्लासेस चल रही है भाई, क्लासेस करते रहना। कोई दिक्कत आती है अगर आप लोग क्लासेस को लेकर के, तो ना देखिए समस्या क्या है ना, कि आप लोग अगर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करोगे,
तो बहुत कम चांसेस है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि बहुत मैसेज है, मतलब मैं उसमें मतलब मेरे पास कोई क्षमता ही नहीं कि मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ सबको वहाँ पर, ठीक है, मतलब वो मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है अब। तो उसमें ये कर सकते हैं ना कि जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर पूरी टीम बैठी रहती है, मतलब 3 लोगों की टीम काम करती है वहाँ पर, तो अगर आप पे कोई कंसर्न आते हैं, कोई डाउट आता है कि सर ये क्लासेस नहीं मिल रही है, ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ये चीज समझ में नहीं है, तो वहां पर मैसेज ड्रॉप करो, टीम उसका जो भी निवारण होगा वो देखे करने का पूरा प्रयास करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है ना। मिल ही नहीं रहा है। अरुण कुमार जी का प्रश्न है सर, अरुण का सर सब अपलोडेड वहां पर, आप एक बार देखो, एक बार आप मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, मैं दिखा भी दूंगा, वहाँ ग्रुप में लाइन से आप देखो तो सारे क्लासेस वहाँ पे अपलोड है, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। बैच को लेके कोई किसी का प्रश्न है, कुछ बात करनी हो तो आप लोग बोल सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर अभी। हाँ सर वो जो पीडीएफ है सर वो कंपाइल करा दीजिए प्लीज सर, उसका प्रिंट निकलवाना है सर। और सर एक सर आपसे पर्सनली फेवर चाहिए, और काफी स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे सर, फुल टाइम मतलब स्टडी स्टार्ट कर दिए, जॉब भी ड्रॉप कर दिया है, लेकिन सर वो टाइम टेबल का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। तो सर एक वीडियो प्लीज सर अब हम लोगों के लिए बना दीजिए, आप हमेशा गाइड करते रहे हैं सर, तो एक बार फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो प्रॉपर, अब तक तो सर वर्किंग थे, अब जॉब भी छोड़ दी है, लेकिन प्रॉपर डे का सर यूज नहीं हो पा रहा है सर, कि मेंस कितना टाइम दिया जाए, मेंस में कौन से सब्जेक्ट दिए जाएं, या प्री के लिए क्या करा जाए सर, बड़ा खिचड़ी सी पक गई है सर। तो प्लीज सर थोड़ी हेल्प करिए सर आप। एक टाइम टेबल बना करके, जो जनरल टाइम टेबल 8 घंटे का वो शेयर। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, तो बाकी लोग भी लीव कर सकते हैं सेशन को, ठीक है ना। हम लोग फिर मिलेंगे, हाँ मिलेंगे हम लोग जल्दी, अगले वीक भी एक सेशन रखा जाएगा, तो जो प्रश्न रहेंगे, जो डाउट रहेगा, आप लोगों से भी थोड़ा अपडेट ले लिया जाए, क्या क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है। देखो एक बात और समझना, बैच ज्वाइन किया है मेरे भाई, उसको यूटिलाइज करने पर पूरा फोकस करो, ठीक है, कैसे भी करके। दो बात बहुत क्लियर समझिएगा, आपने अभी अंकित सर का जितनी बातें सुनी, आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आया होगा, कोई एक कोर्स, कोई एक कोचिंग, कोई एक बुक अपने में सफिशिएंट नहीं है, बस बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप किसी एक बैच पर बहुत कंप्लीटली रिलाई कर जाओ, नहीं। हाँ वो बैच इंपॉर्टेंट है, बैच अच्छा है, क्लासेस वहां पे अच्छी चल रही, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, हम उसको करेंगे, बट उसके अलावा आपके एफर्ट लगातार होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कोचिंग से हो, चाहे किसी भी बुक से हो, चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, लेकिन आपको अदर जहां जहां से हेल्प मिल रही है वो हेल्प लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को, ये नहीं कि सर एक बैच ज्वाइन कर लिया बस क्लास कर रहे हैं, मेरा तो आज का पूरा दिन निकल गया क्लास कर, नहीं, क्लास करो, क्लास के नोट्स बनाओ, लेकिन उसके अलावा 10 जगह से और कुछ क्वेश्चंस देखो, कुछ कंटेंट देखो, करंट अफेयर से कुछ क्लासेस करते रहो, करंट अफेयर से कुछ मटेरियल पढ़ते रहो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रोसेस में रहिए, ठीक है ना। अपने सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर मैं आपके बैच पीवाईक्यू संहिता से मैं जुड़ी हूँ, जो 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो सर अब मैंने अभी तक समाधान बैच नहीं लिया है, मैं सर पहली बार मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो सर पहले मैं पीवाईक्यू संहिता कर लूँ, उसके बाद में समाधान बैच करूँ। आप आरती जी पहले आप ना पीवाईक्यू संहिता कम से कम 10 क्लास 15 क्लास करो, ठीक है। क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्लास को खत्म होने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्लास खत्म हुई, उस क्वेश्चन का आंसर फिर से खुद से लिखो, सोचो कि आपको क्या क्या क्लास में समझ में आया है, क्या क्या लिख सकते हैं। तो कम से कम 10 दिन तो पहले यही काम करो, क्लास करिए उसके आंसर लिखिए, क्लास करिए उसके आंसर लिखिए, ठीक है। 10 दिन बाद फिर से एक गूगल मीट किया जाएगा, अपडेट लिया जाएगा, फिर डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है सर, पीटी का जो ये टेस्ट सीरीज लिया है उसको लेके सर मैंने थोड़ा लेट में ज्वाइन किया सर, मुझे पता चला, मतलब सर मैं ये जानती थी कि जियोग्राफी पार्ट 1 का मतलब होता है कि सिर्फ इंडियन जियोग्राफी आएगी, तो सर वही मैं अभी तक तैयार कर पाई हूँ, और सर वर्ल्ड की नहीं तैयार हो पाई है, तो क्या सर कल मैं टेस्ट दूं या फिर स्किप कर दें? दे लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन नहीं आएंगे हमको, यही होगा ना जी। नहीं अटेम्प्ट करेंगे 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करेंगे हम। देखो एकदम इस मोड में मत जाओ कि अरे सर ये तो पढ़ा नहीं, छोड़ देते हैं अगले समय, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है उतना करेंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे 150 में से, करेंगे अटेम्प्ट, लिखिए उसको सॉल्व करके देखेंगे गलती क्या हो रही है, सही क्या हो रहा है। बाकी जो 75 अभी वर्ल्ड जियोग्राफी का नहीं पता उसको छोड़ देंगे, जब वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ लेंगे फिर से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो संडे वाले रूटीन को फिक्स रखो, उसमें टेस्ट पेपर देना ही देना है, मतलब उसमें इधर उधर का लफड़ा मत पालिए आप, ठीक है, वो परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है, फिर सब लोग लीव करो, ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग फिर सेशन में और एक बार डिस्कस करते हैं क्या चीज चल रही है, ठीक है, चलो।